सभी एक बार पूछा दीजिए, समय हो गया। नमस्कार, मैं हरपाल दादरवाड़, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। वैसे जब से मैं सरकारी सेवा में आया हूँ तब से मैं आज तक केवल शिक्षक समाज की बात करता आ रहा हूँ। साथियों, फिर भी जैसे भी समय मिलता है, जैसे भी बात पहुँचती है, मैं हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़ा रहता हूँ। जिस भी माध्यम से मुझे उनकी सहायता करनी होती है मैं करता रहता हूँ। चाहे कोई बेरोजगार साथी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो, उसका कोचिंग में एडमिशन कराने से लेकर जो भी बात है, जितना बन पड़ता है मैं करता हूँ। साथियों, काफ़ी समय से मैं देख रहा था कि राजस्थान में उपचुनावों को लेकर बेरोजगारों ने ठोकी ताल। मैं बड़ा आशावान था, प्रसन्न था और उम्मीद से भरा हुआ था कि जो ये वर्तमान में कांग्रेस सरकार गैस फैकल्टी मान लो, शिक्षकों के साथ मान लो, चाहे बेरोजगारों के साथ मान लो, जो ये तानाशाही रवैया अपना रखी है, उस तानाशाही का जवाब देने के लिए जिस प्रक्रिया के माध्यम से इनको सत्ता का नशा मिला हुआ है, उसके माध्यम से इनकी नशा उतारने के लिए बेरोजगार ने ताल ठोकी। उम्मीद थी कि पहले जैसा धोखा फिर नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले भी 2 बार उपचुनावों के अंदर कथाकथित बेरोजगार नेता ने उपचुनाव लड़ने की घोषणा की और घोषणा के नाम पर लाखों रुपए बेरोजगारों से लिए गए और अंत में जाकर समझौता किया गया। ये बात मैं 2017 के अंदर प्रेस वार्ता के माध्यम से कह चुका था, जब मुझे प्रेस वार्ता में पूछा गया, और वो आज वास्तव में असली साबित हुई। मुझे अब की बार लगा था कि अब की बार लड़ाई आर पार की होगी, लेकिन आज वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। साथियों, फटाफट मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करना चाहूंगा कि जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं उस संगठन का निर्माण कैसे हुआ। आज वास्तव में मेरा दिल बड़ा दुखी है। आज बेरोजगारों को बेच दिया गया है। पिछले 2 माह में 2 बार बेरोजगार बेचे गए हैं, एक बार बजट के पहली रात को और एक बार आज। साथियों, 5 साल पहले ले जाऊंगा। 2015 के अंदर मैं राजस्थान रीढ़ संघर्ष समिति का अध्यक्ष हुआ करता था और कथाकथित बेरोजगारों के नेता श्री उपेंद्र यादव जी बीएसटीसी संघ चलाया करते थे। रीट को लेकर हम आंदोलनरत थे। 18 जून 2015 को गार्डन में हजारों की संख्या में बेरोजगार साथी एकत्रित हुए और वहीं उपेंद्र जी भी पहुंच गए और वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद में आंदोलन करते रहे और हमने मिलकर एक निर्णय किया कि हमें छोटे छोटे इन संगठनों को एकीकृत करना चाहिए और हमने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत शिक्षक महासंघ, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नाम से एक संगठन बनाया, जिसका अध्यक्ष श्रीमान उपेंद्र यादव को बनाया गया। उपाध्यक्ष मैं था और भी सदस्य थे जो अधिकांश या तो नौकरी लग चुके या उनकी दोहरी नीति से अलग हो चुके हैं। ये बीएसटी संघ चलाते थे, मैं रीड था, मिलकर बनाया। इस प्रकार से इस संगठन का उदय हुआ। दूसरी बात, उपेंद्र यादव जी का मैं परिचय देना चाहूँगा। उपेंद्र जी मेरे ही क्षेत्र से खोजवाड़ा गांव है, वहाँ के निवासी हैं। और उपेंद्र जी यदि सुन रहे हैं तो मैं देखना चाहूँगा कि आप अपना कक्षा 10 का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। यदि असली में आप बेरोजगार हितैषी हैं, जिस आदमी की खुद की कोई पहचान नहीं है, आपका वास्तविक नाम धोलाराम यादव है। जो आदमी अपनी वास्तविक पहचान से अपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, कक्षा 10 का सर्टिफिकेट यदि आप सार्वजनिक करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि मुझे अलग अलग माध्यमों से पता चला है कि आपका वास्तविक नाम धोलाराम यादव है। दूसरा, आप अभी तो आपने टर्न ले लिया, आप रीट राट की बात नहीं कर रहे, नहीं आप रीट के लिए बात कर रहे हो। आपने 2011 में बीएसटीसी की थी, क्या आपने आज तक रीट की परीक्षा पास की? आप बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हो, क्या आपने बेरोजगारी से छुटकारा पाया एक बार? आरटेड रीट आपने पास की? यदि आप आरटेड रीट पास करते तो बेरोजगारों का आपको उनकी वास्तविक कोचिंग करने से लेकर रहने तक का, उनकी पारिवारिक स्थिति का सबको आपको अनुभव होता। लेकिन 2011 से लगातार आप बेरोजगारों के नाम पर राजनीति कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। जब भी कोई भर्ती आती है, भर्ती का श्रेय लेने के लिए सबसे पहले उपेंद्र यादव आगे आता है।
अरे भाई उपेंद्र यादव, क्या हमने ये दिन देखने के लिए संगठन बनाया था? आज मेरे पास में पदाधिकारियों से लेकर, वैसे तो पदाधिकारी कोई है ही नहीं। मुझे आप बता दीजिए आपके कौन से जिले में कौन सा अध्यक्ष है, आपके अलावा कौन महासचिव है, कौन सा अध्यक्ष है? एक संगठन होता है, उसका एक पदाधिकारी होते हैं, प्रदेश कोर कमेटी होती है। आप कौन सी कोर कमेटी की बात कर रहे हो कि उसने निर्णय ले लिया, आपने नामांकन वापस ले लिया? आपके साथ जब भी नए आंदोलन करते हो, जब नए चार चेहरे दिखाई देते हैं, पहले क्या आपके वो चेहरे कहाँ हैं जब आपने उपचुनाव की पहले घोषणा की थी? आपके साथ लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपसे निवेदन है कि यदि वास्तव में आप बेरोजगार हितैषी हैं, बेरोजगार लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आइडेंटिटी दिखाइए कि आपका वास्तविक नाम क्या है। क्योंकि मैं तो जहां तक जानता हूं उपेंद्र यादव है, लेकिन जो आपने बेरोजगारों की भावनाओं का सौदा किया है, पहले 24 तारीख बजट आने से पहले रात को सौदा किया, रातों रात आपने धरना समाप्त किया। तब लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपके एरिया से आता है, इसका नाम ये फलाना है, डिक्लाइन मुझे नहीं पता। मैं आपको उपेंद्र जी स्पेशल निवेदन करता हूं कि आप कक्षा 10 की मार्कशीट पब्लिक करें, जिससे ये बेरोजगारों का शंका दूर हो। दूसरा, अब लगातार रीट आरटेट फलाना डिग्ला के लिए लड़ रहे हो, यदि आपने आरटेट पास की है तो आप आरटेट की डिग्री भी दिखाइए। मैं डिग्री पूछने वाला नहीं हूं कोई भी, लेकिन ये बेरोजगारों की एक आवाज है, आपकी मांग है। अलग विषय पे बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बेरोजगारों का 22 गोदाम पे धरना चल रहा था, लंबा धरना था, बजट के एक दिन पहले रात में ऐसी कौन सी समस्या पड़ी थी कि आपने धरना समाप्त कर दिया? आपने लाइव के माध्यम से बताया कि धरना समाप्त इसलिए किया क्योंकि आपकी सरकार से वार्ता हो गई थी, समझौता हो गया था। अरे तो नेताजी मुझे ये बता दीजिए कि यदि आपकी बजट के एक दिन पहले राजेंद्र यादव जी मंत्री महोदय के साथ में समझौता हो गया, आपने तीसरे दिन उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, या तो वो समझौता नहीं हुआ था उस दिन? यदि समझौता नहीं हुआ तो आपने धरना समाप्त क्यों किया? उन हजारों भावनाओं के साथ ने आपने उस समय खिलवाड़ किया, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण आपने धरना समाप्त किया। मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं। आपने नर्सिंग कर्मी, कंप्यूटर कर्मी सबको बैठा रखा, विद्यार्थी मित्रों ने कौन सा समझौता किया? जब कमेटी बन गई थी, शिक्षा सीएम साहब ने कमेटी की बात कह दी थी, कमेटी बन गई, समझौते की बात हो गई थी, तो आपने धरना समाप्त कर दिया। बात समझ में आती है। लेकिन कुछ दिन बाद में आप उपचुनावों को लेकर ढिंढोरा पीटने के लिए पहुंच जाते हैं। हमें लगा कि आपसे जो समझौता किया उस पर सरकार अमल नहीं कर रही। तो ये बताओ, जब या तो उस समय आपने झूठ बोला था कि समझौता हुआ, या आप आज झूठ बोल रहे हो कि फिर समझौता हुआ? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं नहीं राजस्थान का बेरोजगार ये जानना चाहता है कि उस दिन रात को एनएम वाली जो महिलाएं थी, वो बहनें थी, वो रो रही थी, आपने उनकी भावनाओं को बेचा था? यदि उस समय समझौता हो गया था तो फिर आपको उपचुनाव में जाने की जरूरत कहां की थी? और यदि आप उपचुनाव में गए, आपने उपचुनाव के नाम पर लोगों से पैसा लिया है, लोगों ने आपको पैसा दिया है, वो कोई बुरी बात नहीं है। पैसा लिया जाता है, पैसा दिया भी जाता है, आंदोलन लड़ने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन जब लोगों को आप पे भरोसा था, लोगों ने आप पे विश्वास दिखाया, तो आप पीछे क्यों उठे? एनएम वाली मैडम में बोल रही थी कि धरना समाप्त नहीं करेंगे, कौन सी मजबूरी आ गई थी, आपने धरना समाप्त कर दिया उस दिन? दो बातें निकल के आ रही हैं, या तो उस दिन आपने झूठ बोला कि समझौता हो गया, और यदि समझौता हो गया तो अब उपचुनाव में क्यों गए? ठीक है, आप उपचुनाव में चले गए, उपचुनाव में जाने के बाद में आपने जोर शोर से प्रचार करता रहे। मेरे पास साथियों को फोन आते थे, मैं उनको बोलता था कि जो पहले उन्होंने किया वही अब करेंगे। लेकिन अब की बार मुझे खुद को उम्मीद थी, क्योंकि बेरोजगार साथी काफी आपके साथ जुट रहे थे। लेकिन बीच बीच में जो आप सब डालते थे कि सरकार हमारी बात मान लेगी तो अभियान रोक देंगे, मुझे तो ये बताओ कि सरकार ने आपकी कौन सी बात मानी? यदि सरकार ने आपकी बात मानी तो उसका लिखित में क्या प्रूफ है? ये कोई फोटो सेशन चल रहा था, आपने सीएम साहब के साथ जाके फोटो खिंचवा के डाल दी कि हमारी बात मान ली? अरे उपेंद्र जी, सीएम साहब के पास फोटो खिंचवाने से ही बात मानी जाती तो मैं चला जाऊं हजारों